हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव। वो भी क्या चीज़, सब्जेक्टिव में लघु पढ़ेंगे, फिर दीर्घ पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और जो लोग क्लास पूरी नहीं देखे हिस्ट्री का, एक बार जाकर पूरा क्लास पार्ट 1 से देख लेना, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं कहता हूँ अगर नहीं किए हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, उसके बाद कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क। चांसलर किसे कहते हैं? जर्मन चांसलर। चांसलर पीएम, प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिस्मार्क थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति तो 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुआ। और 1821 में नेपल्स की क्रांति जो विफल हो गया। और 1824 में बताए थे हम स्पेनिश की क्रांति हुई, स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश की क्रांति हुई। समझ में आ गया। 1789 में फ्रांसीसी, 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई और 1824 में स्पेनिश, जिसमें विजय हुआ था। और इसके शुभ अवसर पे राजा राम मोहन राय ने भोज भी किया था, लोगों को खूब भोज बांटा खुशी में। दूसरा देश भी आज़ाद होता तो भारत के लोग भी खुशी मनाते थे। चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेडोन युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन के युद्ध में देखो, एक हुआ था सेडोवा का युद्ध और दूसरा सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार हुई, जो 1870 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1801 एक युद्ध हुआ था 1864 में, एक हुआ था 1866 में और एक हुआ था 1870 में। ठीक है, और 1871 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ था, जर्मनी आज़ाद हुआ था। निम्नलिखित में किसके, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क के बारे में पता है, बिस्मार्क एक बहुत बड़े क्या थे, महान कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ थे, नीतिज्ञ। ठीक है, बहुत बड़े महान कूटनीतिज्ञ थे। आप लोग को पता है कूटनीतिज्ञ किसे कहते हैं? जो कूटनीति बनाकर अपने देश को अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या, फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बोर्बो वंश का, जिसमें लुई 18वां को क्या चीज़, लुई 18वां को क्या राजा बनाया था, पुनः वापस बना दिया राजतंत्र। इटली के एकीकरण प्रमुख नायक मेजनी भी थे, कावूर, गैरिबाल्डी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, 1853 से 54 में के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? तो 1853 में जर्मनी, क्या कहता है, 1853 युद्ध में काउंट कावूर ने किस देश की ओर युद्ध सम्मिलित घोषणा की थी? तो फ्रांस की ओर से। तो बिल्कुल फ्रांस की ओर से क्या किया, रूस के बीच, फ्रांस और रूस के बीच क्या हो रहा था? क्रीमिया युद्ध, ये दोनों के बीच हो रहा था। और कावूर ने क्या किया, इटली के जो थे, इटली जाकर क्या किया, फ्रांस को मदद करने लगा। और ये क्या हो गए, युद्ध छोड़ दिए, जिसके कारण ये युद्ध छोड़ दिए और हार गए। और उसके बाद क्या हो गया, 1859 में 59-60 में क्या हो गया, 59-60, यहाँ पे 60 में क्या हो गया कि जो कावूर जो थे, ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था इटली पर, तो इटली के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और फ्रांस की मदद लेकर क्या किया, युद्ध में पराजित कर दिया। कब पराजित हुआ? तो 1870 में हुआ। लेकिन मदद लिया कब? उसमें बाद में पराजित हुआ। उनकी तो मृत्यु यूनियन क्या है,
यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन था? तो तुर्की के समर्थक में मिस्र देश था, जो बुरी तरह पराजित हुआ। क्या हुआ? जिसमें किसका? रूस दे रहा था साथ, फ्रांस था, रूस फ्रांस था और एक जापान था, जापान। ये तीनों देश क्या हो रहा था कि क्या नाम है रे, यूरोप का पालना किसे कहते हैं? यूरोप सभ्यता का पालना। इटली, इटली नहीं, इटली को तो मरीज कहा जाता है। कोई था, बताएंगे आप लोगों को। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, याद आएगा तो बताएंगे। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो फ्रांस और प्रसा जब ही आए, फ्रांस प्रसा, तो सेडोन युद्ध हुआ था। कब? सेडोन युद्ध हुआ था। उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और उसके बाद जर्मनी आज़ाद हो गया। 10वां क्वेश्चन, किस किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया? तो किस युद्ध के बाद? तो सेडोवा के युद्ध का? बिल्कुल नहीं, सेडोन युद्ध के बाद। अभी बोले कब? 1871 में इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण, दोनों का एक ही बार में हुआ। और 11वां है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को बोले थे। किसे बोला? किसे? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। और यंग इटली भी इन्हें नहीं की थी, यंग इटली। यंग यूरोप पहले, यंग इटली की स्थापना 1831 में, और 1834 में क्या किया इन्होंने? यंग यूरोप की स्थापना किया। ठीक है, ये सब डेट याद रखना जी आप लोग। और 13वां क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान शासक था, मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में भी स्वतंत्रता के प्रति वृक्ष लगवाया था। 14वां क्वेश्चन क्या है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे और स्वतंत्र विचार के समर्थक थे। फ्रैंकफर्ट की संधि के पर हस्ताक्षरण कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ, जिसके बाद जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। समझ में आया? जर्मनी इटली का एकीकरण। 16वां क्वेश्चन क्या है? 1871 में कौन संधि हुई? कौन सी संधि हुई? तो 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। याद रहेगा आप लोगों को, बहुत बार आ गया, इतना बार आ जाएगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार की शासन स्थापित कर लिया? तो संवैधानिक राजतंत्र है, उसमें गणराज्य दिया हुआ है किताब में, लेकिन गणराज्य दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक में संवैधानिक राजतंत्र होता है। चलो 18वां, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। ठीक है, और बिस्मार्क क्या थे? एक बहुत बड़े क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया जर्मनी को आज़ाद करने। रक्त एवं क्या चीज? लौह नीति का अवलंबन किया। ठीक है, रक्त एवं लौह नीति का। 19वां, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का नहीं था, बाकी मेजनी का था, काबूर्त का था, गैरीबाल्डी का था, ये तीनों का था, लेकिन बिस्मार्क का बिल्कुल कोई योगदान नहीं था। इनका किसमें था? जर्मनी में। जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा था। 20वां क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। रूस और इंग्लैंड बिल्कुल नहीं था। ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी के तो बिस्मार्क है, जो पीएम थे यहाँ के, और एक इन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। और क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ, जिसके बाद वो आज़ाद हो गया जर्मनी और इटली। 23वां क्वेश्चन, जाल्वेरिन संबंधित है क्या? व्यापारियों से है। ठीक है, जाल्वेरिन किससे है संबंधित? व्यापारियों से है। और सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमुनियल, सार्डिनिया पिडवाउन के शासक विक्टर एमुनियल थे। 25वां, काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो मुख्यमंत्री, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री पीएम पर नियुक्ति किए थे काउंट काबूर ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, याद रहेगा।
वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके योगदान के से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी का, बिल्कुल। काउंटकाबूर, विक्टर एमेनुएल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बबुआ देखिए तो 1 2 3 4 5 बहुत बार पूछा गया है। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लिख कर ले लो 100%, फर्स्ट या सेकंड पाली में, ठीक है। 29 जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का नाम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कब किया? 1806 में, ठीक है। जर्मनी में जाकर जर्मन राइन राज्य संघ, ये सब याद रखना डेट जी, डेट हम दे रहे हैं, मतलब डेट जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई 16 को फांसी कब दी गई? 1793 में फांसी दे दी गई। 31वां, हीगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो हीगेल फ्रांस, इटली, जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगेल एक जर्मनी के दार्शनिक थे। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य का पूर्ण स्थापना, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का, बिल्कुल नहीं। राजतंत्र का पूर्ण, बिल्कुल। जिसके द्वारा राजतंत्र में लुई 18वां को क्या किया? लुई 18वां को पुनः गद्दी पे बैठाया गया, वो भी राजतंत्र थे, राजा ही थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, ऊपर ही बोले थे, याद हो जाएगा, इतना पढ़ाएंगे इतना बबुआ कि तुम्हें रास्ते में याद हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से? तो लाल सेना, बिल्कुल। लाल सेना, कार्बोनरी, जलवेरिन। मेजनी का था ये। लाल सेना क्या था? एक नाविक कौन थे? अरे मेजनी नहीं थे, एक नाविक, क्या नाम है उनका? मेजनी का उनका, चलो कार्बोनरी दल से किनका संबंधित है? मेजनी का कार्बोनरी दल से संबंधित था, ठीक है। लाल सेना का नाम, चलो। 35वां राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र येना होगा, जेना नहीं होगा, येना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, कोशुत और फ्रांसिस डिक किसका? कोशुत और फ्रांसिस डिक भी होना चाहिए। कोशुत का संबंध किस देश से है? तो कोशुत का हंगरी से संबंधित है। इन दोनों ने 1848 में हंगरी को आज़ाद करवाया। 37वां, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा? हाँ आ गया ना बबुआ, हम उस समय भूल रहे थे। तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, ठीक है। उस समय हम भूल गए थे, माफ करना। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1854 में हुआ था। 39वां, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में बोले। और जर्मनी का भी कब हुआ? जर्मनी का भी 1871 में ही हो गया। 40वां क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश के शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का। लुई फिलिप, तो जर्मनी, लुई फिलिप ने क्या किया? लुई फिलिप जर्मनी का शासक था, फ्रांस नहीं। लुई फिलिप 1871 में। अरे विलियम थे जर्मनी का, ये थोड़ा सा हमको गलती लग रहा है, ये वाला देखिएगा। 40 नंबर का आप लोग जिसको पता होगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना। 40 नंबर का, ठीक है। 40 है, लुई फिलिप किस देश के शासक थे, ठीक। 41वां, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का, जब जर्मनी आज़ाद हो गया तब विलियम प्रथम के नेतृत्व में। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, यूनान नहीं, ऑस्ट्रिया के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। 43वां, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में। ये याद रखना जी, डेट, हिस्ट्री में डेट बहुत ज़रूरी है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान युद्ध, सीडान या सीडोन कहो, सीडान नहीं होना चाहिए, सीडोन होगा। चलो 45वां, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत इटली से हुआ, छोटे से इटली से।
राइन राज्य संघ की स्थापना को जर्मन राइन राज्य संघ नेपोलियन ने किया, बोनापार्ट ने। कब किया? तो 1806 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हम बता देंगे। यूनान में से किस देश के अधीन था? यूनान ऑस्ट्रिया के अधीन था, जिसके विरुद्ध क्या थे? ये तीनों नहीं, फ्रांस, रूस, ये तीनों मिलकर इसी आज़ाद करवाई से। 19वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 देखिए, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का? तो ट्यूलर, तो सर्वो रोमनो वंश का था, रोमनो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50वां नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। 1806 में जर्मन राइन राज्य संघ, 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना हुआ। डेट याद है ना? मार्सिले किस देश के राष्ट्रगीत हैं? मार्सिले, ये वाला नहीं पता है हमें, माफ़ करना आप लोग। 51 बता देना, आप लोगों को पता होगा 51 का। तो इटली एवं जर्मनी के वर्तमान किस महादेश है? इटली और जर्मनी क्या है? तो यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 52वां 53वां क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ? बताए थे 1815। ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा, 1815। 54 वियना किस संधि की, वियना की राजधानी क्या है? तो तुर्की, इटली, प्रूसा, ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी इनमें से कोई नहीं। अरे वियना इटली का या नहीं होगा जी? ये वियना की राजधानी, वियना किसकी राजधानी? सॉरी, वियना ऑस्ट्रिया की, प्रूसा की बिल्कुल नहीं, तुर्की की तो नहीं है, इटली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो चार्ल्स एल्बर्ट ने, मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने किया। और ये रहा 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन नहीं सम्मिलित था। अब देखिए, आप लोगों का समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव कितना था? कम से कम 57 था। मेरे हिसाब से अब मैं 92 क्वेश्चन करवाता, 92-93, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं लिख सकूं। फिर से मैं नोट्स में डाल दूंगा नोट्स में, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना नोट्स चाहिए तो, और अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं इसका नोट्स दे दूंगा फ्री में, नो पैसा, ठीक है? तो अपने दोस्तों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना, ठीक है? शेयर करना अपने दोस्तों में।